हर नीट एस्पिरेंट के दिमाग में एक ही सवाल होता है कि 600 प्लस कैसे स्कोर करें। सोचो, अगर तुम फिजिक्स और बायोलॉजी में फुल मार्क्स भी ले आते हो तब भी तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि बायोलॉजी और फिजिक्स सिर्फ तुम्हें रेस में बनाए रखते हैं। जो सब्जेक्ट तुम्हें आगे ले जाके सीट दिलाता है वो है केमिस्ट्री। रीजन सिंपल है, नीट की केमिस्ट्री सबसे ज्यादा प्रेडिक्टेबल और एनसीईआरटी ओरिएंटेड होती है। मतलब यहाँ से तुम फुल मार्क्स स्कोर करके अपना ओवरऑल स्कोर बूस्ट कर सकते हो। इस बार 2025 के पेपर में भी सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड थे, बस उन्हें थोड़ा सा ट्रिकी बना दिया गया था। यानी अगर तुम एनसीईआरटी को समझ के पढ़ लोगे तो तुम 170 प्लस आसानी से ला सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स केमिस्ट्री को हल्के में ले लेते हैं। जैसे कि मेरा जूनियर राघव, उसकी बायोलॉजी और फिजिक्स तो स्ट्रॉन्ग थी, पर केमिस्ट्री में कभी भी 80 से ऊपर मार्क्स ही नहीं आते थे। हर मॉक के बाद वो फ्रस्ट्रेटेड होकर कहता, भैया इनऑर्गेनिक समझ नहीं आती, ऑर्गेनिक के रिएक्शंस याद नहीं होते और फिजिकल की न्यूमेरिकल्स तो टाइम पे कौन ही सॉल्व कर पाता है। उसकी गलती वही थी, केमिस्ट्री को टाइम न देना और एनसीईआरटी को इग्नोर करना। फिर मैंने उसको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर स्ट्रेटेजी दी एंड 3 महीने में उसका स्कोर 80 से 140 पहुंच गया। फाइनली नीट में उसने केमिस्ट्री में 175 नंबर स्कोर करे और आज वो एक रेप्यूटेड मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस कर रहा है। यानी अगर राघव कर सकता है तो तुम भी कर सकते हो। और अगर तुम भी केमिस्ट्री में स्ट्रगल कर रहे हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है, क्योंकि अब मैं तुम्हें वही डिटेल स्ट्रेटेजी दूंगा जिससे कि तुम केमिस्ट्री के अंदर 180 स्कोर कर सकते हो। लेकिन उसके पहले कमेंट करो #180 केमिस्ट्री एंड इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करो जिनकी केमिस्ट्री में अच्छे मार्क्स नहीं आते। हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर पार्थ गोयल एंड आई हैव क्रैक्ड नीट विद ऑल इंडिया रैंक 223 एंड मैं 7 सालों से बच्चों को गाइड कर रहा हूँ। देखो, जैसे मैंने तुम्हें बताया कि केमिस्ट्री में अच्छा स्कोर करने के लिए एनसीईआरटी बहुत जरूरी है एंड इस बार 2025 के सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट एनसीईआरटी से ही आए थे। वो मैं तुम्हें प्रूफ के साथ अभी दिखाता हूँ। जैसे कि ये क्वेश्चन देखो, विच अमंग द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिलोंग टू मेन ग्रुप एलिमेंट्स। अब शायद तुम्हें पता नहीं हो मेन ग्रुप एलिमेंट, तुमने ढंग से एनसीईआरटी नहीं पढ़ी हो, बट तुम्हें यकीन नहीं होगा, बट ये मेन ग्रुप एलिमेंट एनसीईआरटी में हाईलाइट करके लिखा हुआ है कि पी ब्लॉक एंड एस ब्लॉक आर कॉल्ड द रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स और मेन ग्रुप एलिमेंट्स। इस तरीके से जब तुम वर्ड्स पकड़ना सीखोगे ना एनसीईआरटी के, तब जाके तुम केमिस्ट्री कर पाओगे। तुम एनसीईआरटी को इग्नोर करते होगे, लेकिन नीट तुम्हें इग्नोर कर देगा अगर तुम एनसीईआरटी सही से नहीं करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी प्रोडक्ट्स आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम मोनोक्लोरिनेशन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। ये क्वेश्चन एज इट इज एनसीईआरटी का एग्जांपल में से आया है। तुम देखोगे एनसीईआरटी का एग्जांपल 6.3 एज इट इज क्वेश्चन उठ के आया है, जो कि इस साल के पेपर में पिछले 4-5 साल पुराने किसी पेपर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। हमने ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक क्वेश्चन देख लिया। फिजिकल का क्वेश्चन देखो, इफ द हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 1 मिनट देन द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99.9% कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन इज क्लोजेस्ट टू। ये भी डायरेक्ट एनसीईआरटी के एग्जांपल से पूछा गया है। तुम देख सकते हो ये एग्जांपल से एज इट इज पूछा गया है। यानी तुम्हें एनसीईआरटी की एक एक लाइन ध्यान से पढ़नी है, कोई भी लाइन स्किप नहीं करनी है, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन उठ के आ सकता है। तो चलो अब डिटेल स्ट्रेटेजी देख लेते हैं जो कि तुम्हें आराम से 175 प्लस तक ले आएंगे। तो केमिस्ट्री के 3 सेक्शंस हैं, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। ये तीनों अलग अलग नेचर के, इनको पढ़ने का तरीका भी अलग होता है। अक्सर स्टूडेंट एक साथ पढ़ते हैं, एक ही अप्रोच के साथ पढ़ते हैं, जो कि गड़बड़ हो जाती है। फिजिकल केमिस्ट्री मोर ऑफ कैलकुलेशन एंड कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है। इनऑर्गेनिक में थ्योरी और एनसीईआरटी की लाइंस इंपॉर्टेंट है। इनऑर्गेनिक की बातें भी आगे करेंगे, तो मैं एक एक करके एक एक जो सेगमेंट है उसको बताता हूँ। पहला है फिजिकल केमिस्ट्री। इसमें पहला रूल है कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। फिजिकल केमिस्ट्री में सिर्फ फॉर्मूला रटने से काम नहीं चलेगा। अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो तुम फॉर्मूला रटने के बाद भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में फंस जाओगे। जैसे थर्मोडायनामिक्स में डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। इसका रियल मतलब समझना जरूरी है, वरना अगर कोई भी ट्विस्ट आएगा तो तुम फंस जाओगे। दूसरा रूल है फॉर्मूला हैक। हर चैप्टर के लिए एक फॉर्मूला शीट बनाओ, लेकिन सिर्फ फॉर्मूला लिखने का काम मत करो, साथ ही हर सिंबल, उसका मीनिंग और ऐसा यूनिट भी लिखो। इससे तुम्हें फॉर्मूला याद रहने के साथ साथ उसका मतलब भी समझ में आएगा। उसके बाद मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। एक चैप्टर का कम से कम 200 न्यूमेरिकल्स करने का टारगेट करो। तीसरा रूल है प्रैक्टिस प्रायोरिटी। सबसे पहले एनसीईआरटी कंप्लीट करो, उसके एग्जांपल, इन टेस्ट क्वेश्चन एंड बैक एक्सरसाइज भी 4 से 5 बार कम से कम करो। उसके बाद पिछले 32 साल के पीवाईक्यू लगाओ, क्योंकि नीट में बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं। साथ ही साथ में अपनी स्पीड भी बिल्ड करो कि 1 मिनट के अंदर तुम एक क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो। अब बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। इसका पहला रूल है अवॉइड रट्टाफिकेशन। देखो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सिर्फ एनसीईआरटी को रट के कवर नहीं किया जा सकता। रटने से और ज्यादा कंफ्यूजन बढ़ता है एंड मोस्टली स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं। इसको एक सिस्टमैटिक वे में पढ़ना जरूरी है। जैसे बायोलॉजी में हम डायग्राम्स पढ़ते हैं, वैसे ही इनऑर्गेनिक में हर एक पैराग्राफ के अंदर हर एक ट्रेंड, हर एक डाटा इंपॉर्टेंट है एंड उसको समझना कि क्यों वो डाटा ऐसा आया है वो भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मोस्टली बच्चे सोचते हैं कि पतली सी एनसीईआरटी है, इसको तो रट लेंगे, बाकी समझने की जरूरत क्या है, बट फिर वो फंस जाते हैं, इनको कुछ भी याद नहीं रहता है एंड फिर वो परेशान होते हैं। इसलिए जब भी एक पैराग्राफ पढ़ो तो उससे खुद से 3-4 क्वेश्चन बना लो। जैसे मान लो तुम ग्रुप 15 पढ़ रहे हो तो उसके हाइड्रेट्स पढ़ते वक्त खुद क्वेश्चन बना लो। जैसे कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, आंसर इज Bi3। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन बनाता है, आंसर NH3। ये टेक्निक तुम्हारे ब्रेन को एक्टिव रिकॉल करने में मदद करेगा एंड तुम्हें चीजें ज्यादा टाइम तक याद रहेंगी और
तुम जल्दी भूलोगे भी नहीं। एंड इसी एक्टिव रिकॉल के कॉन्सेप्ट पर मैंने एक बुक बनाई थी कैम हैक, जिसमें कि तुम इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल अच्छे से याद रख कर पाओगे। इस बुक की एक्चुअल खासियत ये है कि इसमें एमसीक्यू नहीं है, बल्कि फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, वन वर्ड, इस टाइप के क्वेश्चंस हैं। इससे तुम फास्ट रिवीजन भी कर पाते हो, गैसिंग की हैबिट भी खत्म हो जाती है। तुम्हें पता चल जाता है कि एनसीईआरटी के अंदर का डाटा तुम्हें कौन कौन सा नहीं आता, क्योंकि एक तरीके से एनसीईआरटी से जितने पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते थे वो सारे के सारे क्वेश्चन तुम्हें इस किताब के अंदर मिल जाएंगे। कैम में पीवाईक्यूज टैग्ड होते हैं, सारे इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी पॉइंट्स कवर होते हैं, एंड साथ ही में निमोनिक्स होते हैं, जिससे कि तुम्हारे सारे डिफिकल्ट पॉइंट्स तुम याद रख पाओ। इससे तुम 10 से 15 मिनट में एक पूरा चैप्टर रिवाइज कर सकते हो। मतलब कि एक बार एनसीईआरटी पढ़ने के बाद कैमैक करना मस्ट है, जिससे कि तुम्हारे को पूरी की पूरी केमिस्ट्री एक्टिव रिकॉल के थ्रू याद हो जाएगी एंड फिर तुम भूलने नहीं वाले उसको। कैमैक का 6th एडिशन भी अगले 2-3 दिन के अंदर लॉन्च होने वाला है, जो कि तुम्हारे को मेरे वेबसाइट, अमेजोन, फ्लिपकार्ट पर मिल जाएगा। ऑफिशियल तारीख 13 है, आई डोंट नो कब ये वीडियो लाइव होगी, उस हिसाब से तुम देख लेना। दूसरा रूल है ट्रेंड टाइमिंग। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग लेकिन स्कोरिंग पार्ट होता है जो ट्रेंड्स होते हैं, मतलब कि एटॉमिक साइज, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बहुत सारे ट्रेंड्स होते हैं। इसलिए सबसे पहले उनको जनरल ट्रेंड समझो कि जैसे कि साइज है, तो जनरली नीचे जाते हुए बढ़ता है एंड राइट जाते हुए पीरियड टेबल में वो कम होता है। इसके बाद अलग से उनके एक्सेप्शन को रटने की बजाय उनको लॉजिकली समझो, फिर रिवीजन के टाइम पे ट्रिक्स और निमोनिक्स बनाओ। तो मैं ऐसे बहुत सारे निमोनिक्स मेरे कैम हैक के अंदर मिल जाएंगे, जिससे कि तुम्हारे को इजीली ट्रेंड वगैरह याद हो जाएगा। तीसरा रूल है एनसीईआरटी स्क्रीनशॉट हैक। जो टॉपिक डिटेल में होते हैं, जैसे कि KMNO4, K2, CR207, उसके लिए बेस्ट है कि तुम एक फ्लो चार्ट बना लो और स्टेप बाय स्टेप लिखो। सबसे पहले प्रिपरेशन, फिर प्रॉपर्टीज एंड फिर केमिकल रिएक्शंस। इसके साथ ही एनसीईआरटी के जो डायग्राम्स हैं उन्हें अपनी स्टडी टेबल पे चिपका लो या अपनी कॉपी में ड्रॉ कर लो। मैंने कैमैक में भी अनलेबल मॉलिक्यूलर डायग्राम्स दे रखे हैं, मतलब कि तुम्हें जो भी लेबलिंग है कि कितनी लंबाई इसकी है बॉन्ड की, क्या एंगल है बॉन्ड एंगल, ये सब तुम्हें अनलेबल्ड मिलेंगे। बाद में तुम लेबलिंग करके खुद की प्रैक्टिस कर सकते हो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आते हैं, इसका पहला रूल है सबसे पहले GOC। बच्चे यूजुअली 11 सही से पढ़ते नहीं है, फिर जब वो 12th में आते हैं तब उनको पता चलता है कि ये तो मेरे को समझ में नहीं आ रही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, ये sp3 sp2 हाइब्रिडाइजेशन वगैरह भी उनको पता नहीं होता है, टेट्राहेड्रल एंगल क्या होता है, ये सब CH4 तक की सिंपल चीजें उन्हें नहीं पता होती। पहले आपको केमिकल बॉन्डिंग अच्छे से करना है, फिर आप GOC पर आओगे। उस टाइम पर क्लास 11 की GOC पक्के से रिवाइज करनी है। क्लास 12th में मैंने पूरी GOC फिर से पढ़ी थी क्योंकि मुझे नहीं आता था। इंडक्टिव, मीसोमेरिक, हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस, ये सारे बेसिक्स आपको आने चाहिए, तब जाके आप आगे 12th की केमिस्ट्री कर पाओगे। GOC में जो एसिड बेसिक स्ट्रेंथ पढ़ाया जाता है उसके बेसिस पर ही 100 से ज्यादा PYQs बन जाते हैं। एंड IUPAC नॉमेनक्लेचर को बिल्कुल भी इग्नोर मत करना, एक बेसिक लेवल तुम्हें आना चाहिए। दूसरा रूल है मैकेनिज्म इज किंग। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बस रिएक्टेंट, रीजेंट और प्रोडक्ट रखने वाली चीज नहीं है। हर नेम्ड रिएक्शन जैसे कि एल्डोल कंडेंसेशन या कैनिजारो रिएक्शन, इसका स्टेप बाय स्टेप मैकेनिज्म समझना जरूरी होता है। अगर तुम रीजेंट देखते ही पहचान सकते हो कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ये करेगा, इलेक्ट्रोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल है, तो तुम 80% ऑर्गेनिक खुद कर पा रहे हो। मेरे साथ ऐसा होता था कि मैं जब भी कोई रिएक्शन देखता था तो मेरे आंखों के सामने वो मॉलिक्यूल आपस में टकरा रहे होते थे, इलेक्ट्रॉन कूद के इधर जा रहा होता था, एनायन बन रहा होता था, फ्री रेडिकल बन रहा होता था, एंड चीजें मेरे आंखों के सामने होके फाइनल प्रोडक्ट बन जाता था। तुम्हें भी अपनी प्रैक्टिस इतनी ज्यादा करनी है कि तुम्हें कुछ याद ना करना पड़े, तुम्हारे आंखों के सामने कॉन्सेप्ट्स तुम्हें दिखते रहे कि हाँ भाई ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ये इसको हटाएगा, लेकिन इसके साथ ये नहीं होता है, तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन में ये ऐसा एक्ट करेगा, और ये सब चीजें तुम्हें धीरे धीरे बनती जाएंगी। एंड फिर तुम्हारा एक ईगल विजन हो जाएगा एंड तुम दूर से ही उस रिएक्शन का प्रोडक्ट समझ पाओगे और बना पाओगे। कार्बोकैटायन, कार्बो एनायन, फ्री रेडिकल की जो स्टेबिलिटी होती है वो तुम्हें GOC से पता चलेगी। उसके बाद रीअरेंजमेंट जो होता है कि 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, ये सब तुम्हारे को विद प्रैक्टिस ही आएगा। जब तुम ये सब चीजें अपने आप करने लगोगे तो तुम्हें रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, तुम्हें नेचुरल लगने लगेगा। तीसरा रूल है रिवीजन टेक्निक। एक A4 शीट लो और उस पर रीजेंट प्रोडक्ट का चार्ट बनाओ। जैसे बीच में बेंजीन लिखो और उसके अराउंड अलग अलग रीजेंट को लिख दो, जैसे फ्रीडेड क्राफ्ट, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, एंड ये सब लिख के उनके प्रोडक्ट्स को ड्रॉ कर दो और मेंशन कर दो। इस तरीके के चार्ट तुम्हारे को एक नजर में पूरी की पूरी ऑर्गेनिक याद करवा देंगे एंड लास्ट टाइम पे तुम्हें पूरी की पूरी थ्योरी नहीं पढ़नी पड़ेगी। देखो ध्यान रखो, एनसीईआरटी को इग्नोर नहीं करना है, PYQs को इग्नोर नहीं करना है, एंड प्रैक्टिस करते रहना है, मेहनत करते रहना है। तुम्हारा डॉक्टर बनने का सपना जरूर पूरा होगा। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, डॉक्टर तुम बन सकते हो अगर तुम थोड़ी भी ढंग से मेहनत कर लो तो। अगर तुम फिजिक्स में सफर कर रहे हो तो ये वाली वीडियो देखो, मैंने प्रॉपर स्ट्रेटेजी बता रखी कैसे तुम फिजिक्स में एक्सेल कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट, लगे रहो।